चलिए तो स्पीड हो गया x2 minus x1 upon t2 minus t2. It is a scalar quantity. That is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है भाई, बोल दिया करो बीच में जब कुछ पूछता हूँ तो क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अच्छा इसके बाद नोट करेंगे आप यूनिफॉर्म स्पीड। सर लेकिन नेगेटिव हो सकती है ना स्केलर क्वांटिटी? क्या कह रहे हो? नेगेटिव हो सकती है ना स्केलर क्वांटिटी? हाँ नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर ये डायरेक्शन नहीं है उसकी कुछ भी। यस, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अच्छा इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इफ अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time. बिल्कुल सही, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time, it is said to be having, it is said to be having uniform speed. हाँ जी क्लियर है, ये याद आ गया? प्रियंशु, अनुराग, अनुष्का? यस सर। हाँ जी यस सर। याद आ गया ना, ये 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। इसी तरीके से लिखिएगा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में लिखिएगा if a body travels unequal distances in equal intervals of time, it is said to be having a variable speed. It is said to be having a variable speed. ये variable speed हो गया। सर अगर इसमें अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम भी होता तो? देखिए कभी भी टाइम जो है ना, टाइम के इंटरवल कभी भी अनइक्वल हो ही नहीं सकते। टाइम अनस्टॉपेबल है, टाइम के इंटरवल्स हमेशा इक्वल ही होते हैं। ठीक है, टाइम के इंटरवल्स हमेशा इक्वल होते हैं। 1 सेकंड के बाद अगला 1 सेकंड ही आएगा, वो इक्वल इंटरवल्स ही होंगे। तो कभी भी आप देखेंगे, कभी भी किसी भी डेफिनेशन में कहीं भी कोई भी कंडीशन दे रखी हो, आपको अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मिलेगा ही नहीं। समझिए? ओके सर। उसके बाद देखेंगे एवरेज स्पीड। प्रबल यस सर। हाँ एवरेज स्पीड का ध्यान है क्या होता था? सर थोड़ा बहुत। बताइए। सर अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, देन उसका जो एवरेज होगा या मीन स्पीड होगी उसे कहेंगे एवरेज स्पीड। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बिल्कुल सही। ये ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon total time taken.
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और हर्ष जो तुम बता रहे हो ना वो गलत हो जाएगा। यस सर। अलग अलग स्पीड्स का अगर मीन निकालेंगे तो वो एवरेज स्पीड नहीं होता। एवरेज स्पीड तो हम कहेंगे कि कहाँ से चले हो और कहाँ पहुंचे हो, टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस, और जब चले थे तब टाइम कितना था, अब पहुंचे हो अब टाइम कितना है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये करा जाता है, तो एवरेज स्पीड आ जाता है। ठीक है, अच्छा सर। हाँ जी हाँ जी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट नोट करिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नया है आप लोगों के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखिएगा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any particular the speed of an object at any particular instant of time, at any particular instant of time, or at a particular point of its path, or at a particular point of its path is called instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को बेटा ऐसे लिखा जाता है कि v इज इक्वल टू लिमिट LIM लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x क्या है कि अगर हमसे ये बोला जाए ना कि ठीक मेरे को ये बताइए कि एक मोटर बाइक है, एक मोटर बाइक लगातार चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, मुझे ये बताइए कि ठीक 5वें सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, या 5वें सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, डायरेक्शन नहीं दे रखी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 5वें सेकंड की अगर बात हम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि लिमिट, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाती है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, मतलब जो 5वां सेकंड है ना 5th सेकंड पर ही मेरे को कैलकुलेट करना है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब 5 का 4.9 नहीं होना चाहिए और 5 का 5.1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो चेंज इन टाइम है ना दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। तो लिमिट मतलब, लिमिट का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन है कि उसी इंस्टेंट पर मेरे को स्पीड निकालनी है। अब आप कहोगे उसी इंस्टेंट पर निकालनी है तो क्या मैं उस टाइम फीता लेकर बैठा रहूंगा, मेजरिंग स्केल लेकर बैठा रहूंगा, कैसे निकालूंगा? ठीक, तो लिखा जाता है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये डेल्टा x है ना, डेल्टा x का मतलब क्या है, डेल्टा x का मतलब है चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा t का मतलब है चेंज इन टाइम, ये होता है। तो और चेंज इन टाइम होगा नहीं कि मुझे 5th सेकंड पर ही बताना है कितना है। ठीक, तो आप कहोगे सर डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है, लगभग लगभग 0, और ये डिनोमिनेटर में 0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको लिखा ऐसे जाता है, आप ये समझें कि अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हम ये कहेंगे इस पूरे को लिखने की बजाय हम सीधा सीधा ये लिख देंगे dx by dt, dx by dt। dx by dt का मतलब क्या है, x होगा यहाँ पर पोजीशन, मुझे पोजीशन की वैल्यू दे रखी होगी, मुझे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो समझ में आएगा कैसे है। ठीक है, कैसे है, x की कुछ वैल्यू दे रखी होगी और फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे?
सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मैं आपको क्वेश्चन, बेटा अर्ज अपना माइक ऑफ कर लो, कोई बोल रहा है उधर, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो ये dx by dt के ये होता सर है ऑफ ही था। मेरे को, हाँ अगर मान लीजिए मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आएगी ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी कार है, बाइक है, व्हीकल जो भी है, वो मतलब किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो उसका एक फंक्शन दे रखा होगा। फंक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए x है, तो x मुझे ऐसे दे रखा होगा t स्क्वायर प्लस 2t। ये टाइम के हिसाब से ऐसे ये फंक्शन है। मतलब x जो है, जो पोजीशन है, वो टाइम पर डिपेंड करता है, वो इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो आप देख ही लीजिए एग्जांपल के थ्रू, मैं ये बता कर लिख देता हूँ। हमसे ये कहा जाएगा कि कभी भी हमको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट अगर करनी है ना, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात है, तो हमसे ये कहा जाएगा कि आप ये बताइए कि 5वें सेकंड पर उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप किस तरह से निकालेंगे? ये मिटा रहा हूँ इधर से। तो जो आप लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स में फंक्शंस पढ़ रहे हैं आप, तो फंक्शंस में जो आपको ये बताया था, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बताया था ना। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक्स बार बार चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप देखिएगा, एग्जांपल है यहाँ पर, if the position of an object is described as x is equal to t square plus 2t plus 3. Find the instantaneous speed at time t is equal to 5 seconds. Find the instantaneous speed at time t is equal to 5 seconds. ये मेरे को बताना है, समझ गए? x मुझे ऐसे दे रखा है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, ये बताना। तो देखिएगा करेंगे क्या हम इसमें, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो हो जाएगा d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ये हो गया बेटा dx by dt। dx by dt का मतलब ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, यानी कि ये तो हो गया वही। फिर इसको लिखेंगे d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d by dt ऑफ 2t प्लस d by dt ऑफ 3, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो बताई जा रही है, वो बताना है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर v लिखकर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब ये जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बताएंगे? 2t 2t आएगी। हमने बताया था ना कि अगर x की पावर n होता है, अगर x की पावर n होता है और मुझे उसका d बाई डी एक्स में करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में t है, यानी कि वेरिएबल ऑफ t है, x नहीं है, t है, और यहाँ लिखा है t की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 2 माइनस 1। क्या होता है? n, n यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 t की पावर 2 माइनस 1।
प्लस ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को पहले लिख लो। तो 2 आ जाएगा। हाँ, और dy dt ऑफ t, और dy dt एक कांस्टेंट टर्म का 0। कांस्टेंट टर्म अकेली होती है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया 2t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2t प्लस dy dt ऑफ t, dy dt ऑफ t होता है 1, ये 2 हो गया। और टाइम कितना दे रखा था, कितने इंस्टेंट पर बताना है, 5 सेकंड पर, तो t की जगह 5 डाल दो, तो 2 into 5 plus 2 into 5 is 10 plus 2 अबे यार 12 मीटर पर सेकंड। एडिशन 2 5 are 10, 10 plus 2 कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सर ये आपने v के साथ क्या, ये डैश लाइन से क्या बनाई है? v के साथ एक लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाकर नीचे लिख दो t is equal to 5 सेकंड। इसको और बोलते अगर हैं सर अगर velocity, इसको बोलते हैं when, velocity when time t is equal to 5 seconds। ओके सर, सर मतलब जो हमें पोजीशन, मतलब x जो हमारी इधर पोजीशन है, x पोजीशन है, और पोजीशन जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल पर डिपेंड करती है, तो पोजीशन हमेशा टाइम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पोजीशन को जब भी कभी हम देखेंगे तो x हमेशा टाइम के ही वेरिएबल में, मेरे को एक फंक्शन दे रखा हुआ x is equal to t square plus 2t plus 3, ऐसे करके कुछ और दे रखा होगा। जैसे जैसे टाइम वेरी होगा पोजीशन वेरी होगी। 3 40 बना सर ने वो d by dt ऑफ x के नेक्स्ट स्टेप में वो v क्यों लिख दिया? और नहीं लूंगा, नहीं खा लेता हूं मैं, बीच में खा लूंगा। दिव्यांशु माइक ऑफ आधे घंटे करो। चलेगा, और नहीं चाहिए मैं बता कॉल कर दूंगा, मैं बाकी अगर और चाहिए तो। अरे दिव्यांशु, यस सर। भाई माइक तो ऑफ कर लो। सर भूल गया था, वो खाना खा रहा था साइड में। अच्छा, और हाँ जी, और बताइए कि और किसी को कोई डाउट है ये वाली चीज़? सर d by dt ऑफ x को नेक्स्ट स्टेप में v क्यों लिखा? ये dx by dt तो हो गया, और dx by dt क्या है, v ही तो है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद अगला है टॉपिक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम के भी नोट्स नहीं भेजे थे, लास्ट टाइम के और इस बार के दोनों के नोट्स एक साथ अभी भेज दूंगा। ऐश्वर्या क्लियर है ना? ऐश्वर्या, अनुराग, दोनों बताइए। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, तन्मय, सर तन्मय क्लियर है? सर तन्मय आज आया नहीं। अच्छा, तन्मय है नहीं? यस सर। हाँ बताओ, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर अगर x की जगह y होता, x की जगह अगर y होता तो dy by यस dt, सर, dy by dt। अब मेरी तो बात तब भी सुनो, वही। मेरी बात सुनो, बिल्कुल ये मत सोचो कि x है, x की जगह y होता, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ तो x याद रखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी कार, कोई भी व्हीकल, उसको हम x बोलेंगे। ठीक है, तो अगर y की बात है तो y का मतलब ये है कि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, तो y की बात मैं सिर्फ तब करूंगा जब मैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ूंगा। यहाँ मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ x ही होगा, यहाँ y नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसके बाद में वेलोसिटी है। वेलोसिटी सीधा सीधा है द रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैं ये नोट्स आज भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, लास्ट टाइम मेरे को ध्यान नहीं रहा था, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, तो उनको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें। इसको बोलेंगे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। जैसे हमने वेलोसिटी स्पीड करा था, इसी तरह से ही वेलोसिटी की डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या देखा था, if a body travels equal distances in equal intervals of time then it is said to be having uniform speed। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होगा, a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time। तो डिस्टेंस की जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
फिर है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी बिल्कुल जैसे वेरिएबल स्पीड देखा था ऐसी वेरिएबल वेलोसिटी। A body is said to be moving with variable velocity if either its speed changes or its direction changes or both changes with respect to time. अगर स्पीड चेंज होती है तो भी मैं बोलूंगा वेरिएबल वेलोसिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी मैं बोलूंगा वेरिएबल वेलोसिटी है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में एक चीज जो शायद आपको याद होगी, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, वो मैं बताता हूँ। देखिएगा इसमें ये था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है वो किसी सर्कल में ट्रैवल कर रही है, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, क्या इसकी वेलोसिटी, क्या इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी? हमने ये बोला कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी, ये बताइए। स्पीड होगी लेकिन नहीं वेलोसिटी होगी। नहीं होगी। हाँ सर। स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी लेकिन वेलोसिटी नहीं हाँ, होगी। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसलिए। यस हर सर। पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज हो रही है, ये यूनिफॉर्म नहीं, ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जैसे हमने बात करी थी एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये अंतर है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, तो चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ लिखने का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ऊपर एरो लग जाएगा। बस बस बस। तो बी वेक्टर ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसको मैं कैसे लिखूंगा कि v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, यानी कि dx वेक्टर अपॉन dt, dx वेक्टर अपॉन dt, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने ऊपर एरो लगा दिया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद है एक क्वेश्चन लिखिएगा, obtain the formulae for the position of an object. Obtain the formulae for the position of an object moving with uniform velocity, moving with uniform velocity small v। फर्स्ट पार्ट लिखिए। सर हाँ जी, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है ना कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि ना तो उसकी टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, मतलब यही है कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके। हाँ।
moving with uniform velocity v first at any time t in terms of its position at any time t in terms of its position at t is equal to 0 and second part है at any time t second है at any time t dash अब टाइम है t dash at any time t dash in terms of its position in terms of its position at another time in terms of its position at another time t ठीक है क्वेश्चन नोट करिए फिर समझाता हूँ करना क्या है इसको इसके सॉल्यूशन में लिखिएगा consider an object moving with uniform velocity v consider an object moving with uniform velocity v along the positive direction of x-axis along the positive direction of x-axis full stop suppose it occupies position x naught x के सब्स्क्रिप्ट में जब जीरो लिखते हैं ना तो इसको बोल देते हैं x नॉट NOT नॉट ठीक है तो सपोज it occupies position x naught comma x and x dash x naught comma x and x dash at times t is equal to 0 comma t is equal to t and t is equal to t dash respectively और मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा ये हमारी x एक्सिस है और मैं जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो मैं सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन की ही बात करूंगा ठीक है तो ये हमारे लिए हो गया बेटा ओरिजिन ठीक यहाँ पर मैंने लिखा
टाइम t इज इक्वल टू 0। ये एक तरह से ऐसे समझिए जैसे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, कोई रोड है, उस रोड पर मैंने मार्किंग करी, मैंने देखा कि जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच को, टाइम t इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होता, टाइम कभी भी 0 नहीं होता, टाइम तो हमेशा चलता ही रहता है। तो मैंने स्टॉप वॉच लिया, स्टॉप वॉच को जब मैंने ऑन करा उस टाइम पर लिखा हुआ आता है 0 सेकंड्स, तो वो मेरे लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करा तब कोई व्हीकल ऑलरेडी किसी पोजीशन पर बैठा हुआ था। मान लीजिए किसी व्हीकल ने ऑलरेडी 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था, तो उसकी जो पोजीशन हो गई ना एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वो हो गई 5 मीटर। समझ गए? ये चीज समझ में आ गई आपको? ये चीज समझ में आ सर गई? एक बार और बताना। ये कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है टाइम t इज इक्वल टू 0, वो हमने कैसे बताया? हमने कहा कि कोई भी एक गाड़ी वो एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। हमने कहा कि कोई एक कार यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है जो मैंने एक्स एक्सिस दिखाया है, तो कोई एक कार यहाँ पर ट्रेवल कर रही है। तो मैंने ये बोला कि इस पॉइंट से उस गाड़ी ने स्टार्ट करा, वो गाड़ी चलती गई, फिर मैंने जब वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची ना, थोड़ी दूर जब पहुंची तब मैंने अपना ऑब्जर्वेशन चालू करा, मतलब तब मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी। तो जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी तो मेरे लिए वो टाइम t इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मेरे लिए वो टाइम t इज इक्वल टू 0 हो गया। और उस टाइम पर मेरी गाड़ी मान लीजिए x नॉट मीटर ट्रेवल कर चुकी थी, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया? x नॉट। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद टाइम आया, टाइम t इज इक्वल टू t, टाइम t इज इक्वल टू t। तो अब गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है? x। तो ये जो पोजीशन है ना x, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो ये इतना ट्रेवल कर चुकी है x। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है x। समझ गए? उसके बाद एक टाइम पीरियड और आया, उसको मैंने बोल दिया टाइम t इज इक्वल टू t डैश। यहाँ पर की पोजीशन हो गई x डैश। तो ये क्या है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है तो वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यूज होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है कि 5 मीटर, यहाँ होता 7 मीटर, यहाँ होता 9 मीटर, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आता। टाइम दे रखा होता 0 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो शायद अच्छे से समझ में आता। पर ये क्या बताया इन्होंने कि टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा? x नॉट, मतलब उसकी पोजीशन x नॉट है। टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? x। टाइम t इज इक्वल टू t डैश पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? x डैश। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। बताओ। Yes, sir. ठीक है, समझ गए इतना? Yes, sir. यस सर। प्रबल, आर्यन, डिगल, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v at any time t in terms of its position at t is equal to 0। ठीक है, in terms of its position at t is equal to 0। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, मुझे फॉर्मूला किसके लिए निकालना है? obtain the formula for the position of an object moving with uniform velocity v। तो भाई v कितना हो जाएगा? v की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो v तो एज इट इज रहा, और कहाँ पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, टाइम t पर पूछ रहे हैं वेलोसिटी in terms of its position at t is equal to 0। t is equal to 0 पर जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, समझ गए? दोबारा बता रहा हूँ, हमको पोजीशन बतानी है एट एनी टाइम t, तो टाइम t तो मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट t is equal to 0, इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट t is equal to 0, मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? x माइनस एक्स नॉट
और टाइम टेकन क्या हो गया t माइनस जीरो, t माइनस जीरो, बताइए ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। डिग्गल है ऑनलाइन, यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एट टाइम t इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया, t को इधर ले आओ, vt इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट को इधर ले आओ, एक्स नॉट प्लस vt इज इक्वल टू x, पलट कर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस vt। ये आ गया जी रिक्वायर्ड फॉर्मूला, समझ गए ऐश्वर्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं कि अब जो मुझे फॉर्मूला निकालना है वो किस चीज के लिए निकालना है, वो है कि obtain the formula for the position of an object moving with uniform velocity v। सेकंड पार्ट पर आ जाइए, at any time t dash in terms of its position at another time t। ठीक है, मतलब t dash का in terms of t निकालना है, मतलब t dash और t के बीच में जो भी हमारे पास स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है v, तो t dash निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, तो सेकंड में भी आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डैश माइनस x Upon t dash minus t. अपॉन t डैश माइनस t। बताइए जी, अपॉन t डैश माइनस t, ये क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास अब x डैश की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, v इंटू t डैश माइनस t इज इक्वल टू x डैश माइनस x। तो v इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस x को इधर ले आओ, x प्लस v इंटू t डैश माइनस t इज इक्वल टू x डैश, पलट कर लिख दो, x डैश इज इक्वल टू x प्लस v इंटू t डैश माइनस t। बताइए समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो थोड़ी सी चीजें जो है, थोड़ी सी चीजें टिपिकल लग सकती हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी चीजें टेढ़ी लग सकती हैं, टिपिकल लग सकती हैं, बस इन द सेंस कि चीजें जो है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर कहेंगे कि इसको इसके टर्म्स में निकालो, इसको इसके टर्म्स में निकालो, तो वहां थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ सकती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आया करे तो प्लीज दोबारा पूछ लिया करें, ठीक है? अगला देखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला लिखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है a body is said to be in non-uniform motion if its velocity a body is said to be in non-uniform motion if its velocity changes
with time. If its velocity changes with time. सर वेरिएबल स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ? एक मिनट। हाँ जी, a body is said to be in non-uniform motion if its velocity changes with time. बताइए ये मोशन फिर यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज लिखकर इस डेफिनेशन को बिल्कुल छोटा सा कर दिया। क्या? मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीजें आ गई, एक तो स्पीड आ गई और एक डायरेक्शन आ गई। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर किसी भी बॉडी की बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं रहा। वेलोसिटी का मतलब क्या है, बार बार अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो हम कहेंगे, और टाइम तो हमेशा सेम चलता रहता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है। तो स्पीड बार चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि व्हेन a body's speed is changing with respect to time, लगातार स्पीड टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि स्पीड अगर उसकी यूनिफॉर्म हो, स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट है और हम ये बोलते हैं कि अब उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है, तो अगर डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई बार डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बस एक लाइन सिर्फ इतनी कि अगर किसी भी बॉडी की टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर हाँ जी, सर वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएंगे? दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे, वेरिएबल स्पीड भी और वेरिएबल वेलोसिटी भी। ठीक। ठीक है, अच्छा अब बस इतना करिए जी। नेक्स्ट फिर मेरे को पोजीशन के और टाइम के आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ये चीज। ठीक है सर उन लाइंस का मतलब बता दीजिए जो मैंने आपको सेंड किए थे। हाँ, वो जो तुमने मेरे को डेफिनेशंस भेजी थी ना, वो डेफिनेशंस दो तीन अलग अलग टर्म्स के उसमें है रिस्पेक्ट में। ये एनसीईआरटी वाली है ना, यस सर। एनसीईआरटी वाली है, पेज नंबर बता दोगे एक बार? रखिए, अभी बुक देखकर बता देता हूँ। अनुष्का पेज नंबर सर बता पेज दो। नंबर 17। 17 ना? यस सर। हाँ, ये दे रखा है, besides the 7 base units there are 2 more units, यही ना? यस सर। That are defined for a plane angle d theta as the ratio of length of arc to the radius. तो एक तो ये हो गया, इन्होंने बोला कि 7 बेसिक यूनिट्स के अलावा दो और होती हैं, एक तो एंगल डी थीटा जो होता है, एक तो वो हो गया, और दूसरा इन्होंने सॉलिड एंगल की बात करी है, डी ओम की, सॉलिड एंगल। हालांकि ये चीज पूछी नहीं जाती, बता देता हूँ, बहुत आसान है। कि दो यूनिट्स और होती हैं बेस 7 बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके अलावा एक तो ये हो गया कि जो एंगल होता है ना, एंगल को भी इन्होंने यूनिट बोल दिया। तो एक छोटा सा जो एंगल है वो हो गया डी थीटा, और ये जो छोटी सी आर्क की लेंथ है इसको इन्होंने बोल दिया ds, और जो रेडियस है वो हो गया r। तो d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, वेयर d थीटा इज इन रेडियंस। एक तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो d थीटा है, ये जो d थीटा है ये भी एक बेस यूनिट है। ठीक है, और इस d थीटा को इन्होंने बोला है प्लेन एंगल, ये होता है प्लेन एंगल, समझ गए? ठीक है, यस सर। और इसके अलावा एक चीज और बताइए इन्होंने, वो है सॉलिड एंगल, नहीं, हाँ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन। स्टीरेडियन होता है। इसके लिए इन्होंने ये बोला है कि जैसे मान लीजिए इसी तरीके का है कि ऐसे ही तो जैसे सेक्टर हो गया जो 10th क्लास में पढ़ा था, तो समझ रहे हो, ये ऐसा हो गया कि ये जो प्लेन एंगल है ये 3D में फिगर है, मतलब सॉलिड है, ये कोई ये सॉलिड है। और ये जो एंगल है ना इसका, ये वाला एंगल हो गया डी ओम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर है ये रेडियस हो गया, और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को बोल दिया डी ए। तो डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। और ये जो डी ओम आता है इसकी यूनिट होती है बेटा स्टीरेडियन, एस टी ई आर ए डी आई ए एन। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल और इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, इस वजह से ही मैंने बताया भी नहीं। ठीक है, Yes, sir. Okay. ये दो होते हैं, ये समझ में आ गया ना। सॉलिड फिगर कैसे, ये तो प्लेन फिगर है और ये सॉलिड फिगर है, मतलब ये थोड़ा सा पीछे की तरफ भी है। जैसे हम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड बना दीजिए, उसी तरीके से जो सेक्टर है इस सेक्टर को भी थोड़ा सा मोटा कर दीजिए बस। कौन हो गया जैसे, हाँ कौन हो गया जैसे। हाँ, जैसे कि बोलो तो ठीक है, बताइए जी। ठीक है, तो लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में माना जाता है ना जो सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो। जो सरफेस परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का मतलब वही जो इसके सामने है सरफेस, जो एंगल के ठीक सामने जो सरफेस लाई करेगी वो। ठीक है, अच्छा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया था, मैसेज भी टाइप कर दिया था कि कल मॉर्निंग में 10 या 11 बजे तक आपके पेरेंट्स के पास में टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा मैथ्स का। मैथ्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बच्चे तैयार रहिए कि वेडनेसडे को आप लोग का टेस्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वो किस तरीके से होगा टेस्ट वो भी बता देता हूँ। वो भी आपका टेस्ट इसी तरीके से होगा कि लगभग 20 से 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर आपके पेरेंट्स के मोबाइल फोन पर पहुंचेगा, मैं आपको बनाकर भेजूंगा पीडीएफ में या वर्ड फाइल में। और जब थ्रू आउट द डे जब भी आपको लगे कि हाँ अब मेरे पास तैयारी मेरी हो गई है, तब आप अपने पेरेंट्स से लेंगे उसको टेस्ट पेपर को, और मोबाइल फोन का नेट बंद करके आसपास से सारी बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह सब हटाकर और फिर शीट पर करके उसकी फोटो खींचकर मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करें। अब ये ईमानदारी टोटली आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर नहीं बैठा है आपको चेक करने के लिए। तो ये ईमानदारी आपके ऊपर है कि आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे। चाहे पूरी तरह से टेस्ट आपको आता हो, चाहे आधा आता हो, चाहे 70% आता हो। सर ओके, हाँ बताओ। सर उसमें कहते वर्ड में। हाँ, मैं वर्ड में भेज दूंगा या पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोग तो बस सॉल्व करके और उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना इंडिविजुअली, ग्रुप पर मत डालना, इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर। ओके सर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक मैंने जो भी आपको कराया है लगभग 7-8 पेज करा दिए हैं, तो मैं उनके नोट्स की फोटो अभी भेज रहा हूँ। आप लोग अपनी फिजिक्स की प्रॉपर नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारा कुछ सीक्वेंशियली नोट करते चले जाओ। मैंने नोट्स बना रखे हैं बड़े प्रॉपर। ठीक है, ओके सर, ओके बाय 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 सर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय बाय। Thank you, sir. ओके।